Hello, Jai Hind students. Good evening, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सब लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए। तो इस लेक्चर की हम लोग फटाफट से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चा लोग। ओके, कंप्लीटली ऑडिबल विजिबल, बढ़िया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और कितने बच्चे नए हैं। कितने बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं, तो यस और नो करके बता दीजिए। तो उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी हिसाब से। आज हम लोगों को इंट्रोडक्शन देखना है, स्ट्रैटेजी देखनी है, और हम लोग क्या पुराने बैच से अलग करने वाले हैं, क्या नया देखने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। ओके। न्यू है, कुछ बच्चे पुराने हैं। ओके, नए भी हैं पुराने भी, अभी पता है। दो जगह कंटिन्यूअसली कमेंट्स चल रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर भी और बैच के ऊपर भी, तो मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन करके देखने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो मतलब दोनों का एक इक्वल प्रपोर्शन है मेरे पास में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यार आज हम लोग क्या बेसिकली देखने वाले हैं, हमारा ये जो पूरा आगे का युद्ध होने वाला है, ये जो जंग होने वाली है, उसके लिए आज हम लोग अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले हैं। इसीलिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुम लोगों का एक नॉर्मल माइंडसेट बताती हूँ। क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं अच्छा इंट्रोडक्शन है, स्ट्रैटेजी है, वही सब लोगों का एक जैसा होता होगा, क्या ही करें ये लेक्चर देखकर यार। क्या करना है, बाद में जब मेन चीजें शुरू होंगी तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पहली गलती करते हो तुम, और इस गलती को सुधारो और इस लेक्चर पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो। अब जो पुराने बच्चे उनको पता होगा कि हम हर क्लास के पहले प्रथा अनुसार एक प्रॉमिस करते हैं कि पूरे लेक्चर में डिसिप्लिन और डेडिकेशन को मेंटेन रखने वाले हैं, क्योंकि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो आपका डे वन से शुरू हो जाता है, राइट। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन भी आप में झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अरे क्यों यार, एक मैसेज मुझे दिख जाता है, बार बार कर रहे हैं। चलो ठीक है, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो सबसे पहले तो बात आती है कि मैम बायो को हमारा वेटेज कितना है, और हम लोगों को इस पे कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि बायो के हमारे पास में आते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चंस, और जिनका लेवल हमारे पास में ऑन एन एवरेज मॉडरेट ही रहता है। बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहता और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर बताया जाए तो मॉडरेट से टफ के बीच में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये माइंडसेट बच्चों के दिमाग में रहता है कि 9th 10th का बायो पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, 11th 12th को कंप्लीटली टच किया जा रहा है बायो में। तो पुराने बैचेस में से ये एक नई चीज होने वाली है कि हम लोग 11th 12th की तरफ ज्यादा फोकस करते हुए वहां की चीजें भी यहाँ पे इनकलकेट करेंगे। अब आपको कितना पढ़ना है, क्या समझना है, मैम एनसीईआरटी सारी पढ़ें क्या, ये बुक पढ़ लें क्या, वो बुक पढ़ लें क्या, कुछ एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी मेहनत मैं कर कर आई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ क्लास में नोट्स बनाने हैं, नोट्स की चर्चा भी की जाएगी। तो आपको कोई एडिशनल मेहनत नहीं करनी है, क्लास में ध्यान देना है, क्लास के नोट्स पढ़ने हैं, और आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि मैम 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं बायो के, इसको छोड़ दें तो चल जाएगा क्या, बायो हमारा कुछ इतना खास स्ट्रॉन्ग था नहीं। तो इसमें एक और चीज मैं बता दूं, अगर तुम ये सोच कर जाओ कि हम 70% पढ़ के जाएंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाती है। अगर आपको रैट रेस में आगे निकलना है ना, तो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम 70% कर कर एक सेफ साइड पे खेल पाओगे। क्योंकि अब जिंदगी भर तो एग्जाम ये वाला देना नहीं है ना, इस बार तो क्लियर करना है, ये तो सोचकर हम बैठे हैं, तो हमें कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ना नहीं है। हम लोगों को अब इतनी मेहनत करनी है ना कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, हमारे वो छोटे से नोट्स में से एक एक क्वेश्चन उठ कर आएगा, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, लेकिन बस तुमको क्लास में डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ में पढ़ना है। इज दैट क्लियर प्रभु? ओके, चलिए अब देखते हैं। अब बात आती है,
ये क्वेश्चन, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, है ना, ऑफ कोर्स जो भी सपना देखते हैं ये तो वो पढ़ाई तो करते ही हैं। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो हमसे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये दो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं कि भैया हम ऐसे एक्स्ट्रा क्या कर ले। दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं आपसे, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, हमने भी पढ़ा था आपसे, हमारा क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, हम कैसे आगे बढ़े, हमारा कैसे सिलेक्शन हो, हम क्यों ऐसा, क्या हम ऐसा खास करें कि हम आगे बढ़ जाएं दूसरों से। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है यार, ठीक है। और ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, देखो स्ट्रैटेजी। अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल ये नहीं बताऊंगी कि 3 महीने ये करो, 3 महीने ये करो, और एक दिन में इतना ये करो, उतना वो करो। देखो हर इंसान की स्ट्रैटेजी अपने लिए अलग अलग होती है, ठीक है। आप पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, आपका कॉलेज चल रहा है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दूंगी कि इस डायरेक्शन में तुम स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करो, तो तुम्हारी खुद की एक पर्सनल स्ट्रैटेजी, तुम्हारे पर्सनल नोट्स होंगे और जो तुमको 100% सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। स्मार्ट स्टडी वाली बात आ जाती है यार, स्मार्टली तो तुमको स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरों से आगे तुम नहीं निकल पाओगे, ठीक है। दूसरों से आगे निकलना है तो कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खास तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या। अच्छा, सबसे पहली बात जो यहाँ पे आती है हमारी, वो आती है माइंडसेट की। कितने बच्चों के दिमाग में ये थोड़ा सा डाउट है कि यार मैम पहले भी एग्जाम दिया था, हुआ नहीं था, इस बार भी हम कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। कितने बच्चों के दिमाग में अभी भी थोड़ा सा डाउट है लेकर कि हाँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं या कर पाऊंगी कि नहीं, नॉट वेरी श्योर। कितने बच्चों के दिमाग में ये डाउट है, ये बताओ। बोलो भाई। ये चीज क्लियर करनी जरूरी है क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं ना, तो इवेंचुअली हर जगह मैं आपके दिमाग के बारे में बात करूंगी, आपके दिल के बारे में बात करूंगी, आपके साइकोलॉजिकल स्टेट, आपके सबकॉन्शियस माइंड, इन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगी। हम्म। सेल्फ डाउट है, बिल्कुल सेल्फ डाउट होता है, थोड़ा बहुत लगता है कि भैया होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पहली बार है तो दूसरे बच्चे जो 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्या बढ़ भी पाएंगे। तो एक सिंपल सी मैं तुम लोगों को चीज बताती हूँ। अच्छा, अगर मैं इन महान शख्सियत की फोटो आपके सामने रखूं तो आप इनको पहचान पाएंगे, और क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि बिल्कुल हूबहू ऐसा स्केच बनाकर मुझे दिखाइए, या फिर एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट जैसा एक बढ़िया सा स्केच मेरे सामने बनाकर रखिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? मैम स्केचिंग तो नहीं आती है, हम ऐसा कैसे बना पाएंगे बताओ। पहले ही हम हार मान के बैठ गए कि नहीं हमें तो नहीं आता, हम कैसे बना पाएंगे वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट के जैसा स्केच भैया, नहीं तो सब कोई वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट नहीं बन जाते, हम कैसे बनाएंगे ये। अब अब मैं तुमको बताती हूँ कि अगले 15 सेकंड में मैं तुम्हें वो स्किल सिखा दूंगी जिसके चलते तुम बहुत बढ़िया पेंटिंग बना पाओगे। 15 सेकंड। क्या तुम ये ग्रे बॉक्स बना सकते हो? तो तुम में से मेजोरिटी बच्चे बोलेंगे कि हाँ ये ग्रे बॉक्स बनाने में तो क्या दिक्कत है, एवरी वन ऑफ अस कैन मेक अ ग्रे बॉक्स, आराम से बनाया जा सकता है ये ग्रे बॉक्स, ठीक है। क्या इतने ग्रे बॉक्स बनाए जा सकते हैं? हाँ, अगर एक बना सकते हैं तो और भी बना ही सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या इतने बनाए जा सकते हैं? अब उतने बना रहे थे तो इतने भी बना सकते हैं, इतने बना सकते हैं तो इतने भी बना सकते हैं, इतने बना सकते हैं तो इतने भी बना सकते हैं, इतने भी बना सकते हैं। एंड इवेंचुअली ये पिक्चर जो है छोटे छोटे स्क्वायर्स की बनी हुई है, तो इतने सारे स्क्वायर्स बना के हम ये पेंटिंग बना सकते हैं। फनी सी चीज है, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट हैं चक क्लोज जिनका नाम है, और वो इसी प्रकार की पेंटिंग्स बना के सबसे ज्यादा कमाने वाले आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट। यानी कि बात कहाँ से शुरू होती है, अगर सोचोगे नहीं कि कर सकते हो तो कैसे करोगे भाई। तो सबसे पहली बात तो तुम लोगों को अपना माइंडसेट सुधारना पड़ेगा, अगर सोचोगे ना तो कुछ भी कर सकते हो। अब देखो इतनी शानदार सी पेंटिंग वो ग्रे बॉक्सेस की मदद से तुम बना सकते हो, तो दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपने माइंडसेट में ये एकदम फिक्स कर लो, दिमाग में डाल लो कि भैया ये जो सीट्स है ना, हम लोग को सारी सीटें नहीं चाहिए, कम सीट हो ज्यादा सीट हो, हमको सारी सीटें तोड़ना चाहिए, हमें तो वो एक सीट चाहिए जिसके लिए हमें मेहनत करनी है। एक सीट से ज्यादा तो हमें चाहिए नहीं ना यार, तो उसी एक सीट के लिए
तो पढ़ लेंगे हम, हो जाएगा, दैट्स अ माइंडसेट। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास में आती है कि भैया अब आ रहा है एग्जाम का टाइम। ठीक है। एग्जाम के टाइम पे है हमारे पास में ढेर भर के नोट्स। अब इतने सारे नोट्स पढ़ने बैठोगे तो जितना टाइम में इन नोट्स को बनाने में लगा है उतना टाइम से ज्यादा टाइम इनका रिवीजन करने में निकल जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स सिर्फ इतने से में उतार सको तो फिर ये चीज तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी, क्योंकि जरूरी क्या है एग्जाम के लिए? रिविजन जरूरी है। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने सब कुछ पढ़ा है और उसका रिवीजन नहीं किया ना तो सब बर्बाद है, सब कुछ पानी में गया छपाक। तुम्हें अल्टीमेटली नोट्स इस तरह से बनाने सीखने पड़ेंगे कि तुम्हारे छोटे से नोट्स बन जाएं और तुम्हें इतना सारा ढेर भर के पूरी की पूरी किताबें ना पढ़नी पड़े। तो इवेंचुअली मेरा जो यहाँ पे यूएसपी रहने वाला है, जो मेरा एक तरीका रहने वाला है नोट्स का, वो रहने वाला है विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं दे नो इट वेरी 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 वेल कि हम लोग जो बायो में नोट्स बनाते हैं सारे सब्जेक्ट से कंपैरिजन में सबसे छोटे नोट्स होते हैं, और जिनने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि सीधे माइंड मैप से ये चीजें उठकर आई हैं, और यही हम लोगों को करना है, हम लोगों को बनाना है माइंड मैप। कैसे बनाते हैं मैम? हमें नहीं पता। देखो बेटा, बात यह है छोटी सी कि ये तरीका मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल कोई इजाद किया नहीं है। ठीक है। ये तरीका मैं थी टिपिकल पढ़ाकू, है ना, स्कूल में थी, कॉलेज में इतनी ज्यादा पढ़ाकू नहीं थी मैं, इतनी ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। तो स्कूल की अगर बात की जाए तो मैंने बहुत सारे तरीके अपने आप से सीखे थे, और उनमें से एक माइंड मैप था। पहले तो बहुत बड़े बड़े माइंड मैप्स बनाती थी, नोट से बड़े बन जाते थे, धीरे धीरे उनको कंसाइज करना सीखा, और वो जो सीखा है वो तुम्हारे लिए यहाँ पे लेकर आऊंगी। ठीक है। हम बनाएंगे माइंड मैप्स, यानी कि हर लेक्चर के एंड में हम 1 से 1.5 पेज के अंदर सारे के सारे जो नोट्स है ना उनको कंसाइज करके एक साइड में रख देंगे। यानी कि जब रिवीजन हम करेंगे तब हमारे पास में सिर्फ 30 से 40 पेज के नोट्स रहेंगे, जिनको पलटते ही हमारा सारा का सारा दिमाग में वापस रिकॉल रिवाइज हो जाएगा। ये चीज किस चीज के ऊपर बेस्ड है? आपका दिमाग कनेक्शंस बनाता है। ठीक है। जब भी वो कहीं जाता है, लोगों से मिलता है, कुछ देखता है, तब अपने दिमाग में एक पिक्चर मेमोरी की तरह कनेक्शंस बनाता है। वही कनेक्शंस हम लोगों को इसको इसको क्यों बोला जाता है माइंड मैप? बिकॉज इट इज मेकिंग कनेक्शंस। और यही डॉट्स जब हम बनाते हैं तब हमारा दिमाग बेहतर याद रख पाता है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन कि हमारा दिमाग बेटर किस चीज को याद रख पाता है। जो वो देखता है, जो वो सुनता है, जो वो एब्जॉर्ब कर पाता है, वो इस तरह से बेटर एब्जॉर्ब करवा पाता है। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका रहने वाला है। एक एग्जांपल दे देती हूं, देखो, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का माइंड मैप है जो बच्चों के पास में ऑलरेडी बना हुआ होगा, जो पुराने बच्चे होंगे। और इस पेज पे 80 से 90% आपका पूरा माइंड मैप में डाइजेस्टिव सिस्टम उतरा हुआ है। अब अगर एक चैप्टर के नोट्स आपके पूरे के पूरे सिर्फ 1 से 2 पेज में आ रहे हैं तो ये अल्टीमेटली आपके रिविजन को आसान बनाएगा। और यही स्मार्ट स्टडी होती है। हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है यार, कि हम लगे हुए हैं पढ़ने में लेकिन रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। क्या करें ऐसे मेहनत का भैया? ऐसी मेहनत तो पानी में जाएगी। नहीं, हम लोग को स्मार्ट स्टडी करनी है, तभी दूसरों से आगे निकल पाओगे। तो माइंड मैप हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो मैम हमें तो बनाना आता नहीं है, हम क्या करेंगे? अगर आपको बनाना नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि हर क्लास के एंड में मैं आपके लिए बनाऊंगी। आपको बस उसको नोट करना है, और उसमें अगर कोई और फर्दर कुछ एडवांसमेंट्स हैं, कुछ फर्दर आपको चेंजेस करने हैं, कुछ चीज छूट गई है तो आप उसके अंदर ऐड कर लीजिए। अब जो आप बनाएंगे इसमें आप क्या करने वाले हैं? आप लेकर आएंगे बेटा A4 शीट्स। A4 साइज जो शीट्स होती है ना, आप उनको लेकर आएंगे और उनमें आप इन पर्टिकुलर नोट्स को बनाने वाले हैं। आप रजिस्टर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तब रजिस्टर के बीच में तो अब पेजेस तो हम लगा नहीं सकते, तो पूरा का पूरा वहां पे ना घचपच हो जाता है। और हम लोगों को घचपच करना नहीं है, हम लोगों को एकदम क्लियर रखना है। जैसे दिमाग में ना एग्जाम के टाइम पे याद है कि यहाँ पे ये चीज लिखी थी, वहां पे वो चीज लिखी थी, तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज A4 साइज पेपर। दूसरी चीज आपके पास में क्या होगी कि आप लेकर आएंगे कलर्ड पेन्स। एटलीस्ट 4 कलर के पेन्स आपके पास में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए इसका भी रीजन बता देती हूँ। यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग पेन्स का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि ये जो ऑरेंज में लिखा है दैट इज रिलेटेड टू स्टमक, ये इसके साथ में मिक्स एंड मैच ना हो जाए।
ठीक है, तो एटलीस्ट 4 कलर के पेन्स आप ले आइएगा, और ये चीज आपको एग्जाम में मदद करेगी। कैसे करेगी? जब हम क्लास में माइंड मैप बनाएंगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये चीजें अल्टीमेटली कैसे आपको हेल्प करने वाली हैं। नोट्स के रिगार्डिंग ये चीजें तो हो गई। अब बात आती है कि क्लास में जितने हम लोग क्वेश्चंस पहले के बैचेस में प्रैक्टिस नहीं करते थे, उससे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा क्वेश्चंस अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस वो भी यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और एक और जो नई चीज यहाँ पे आ रही है कि इनका जो डिस्कशन होगा वो भी आपके क्लास के एंड में हो जाएगा, जिससे इससे जो क्वेश्चंस आपके दिक्कत दे रहे होंगे या फिर समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो उसके लिए आपको डाउट सेक्शन में जाकर कमेंट वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, सीधे मैं उनको क्लास में एड्रेस कर दूंगी। तो ये एक और नई चीज आई है कि डीपीपी को क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज के लेक्चर की डीपीपी है, उसको नेक्स्ट क्लास के एंड में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो ये भी एक नई चीज यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, सॉर्टेड। मैम मतलब हमको भी लड़कियों की तरह ड्राइंग करनी पड़ेगी? अच्छा, एक बात तुम लोगों को बताती हूँ, जो लड़कियां सजा सजा के नोट्स बनाती है ना, उसके पीछे भी ना एक रीजन होता है, उसके पीछे एक ना साइकोलॉजिकल रीजन होता है। चलो ये चीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में आपने ये माइंड मैप बनाया, ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखी एक बैक्टीरियल डिजीज पिंक कलर से, यहाँ पे आपने लिखी एक वायरल डिजीज ग्रीन कलर से, ठीक है अनिरुद्ध? अब जब आप एग्जाम में सोच रहे होगे कि यार ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल थी कि वायरल थी, तब आपको याद आएगा कि मैंने इस कोने में पिंक कलर से ट्यूबरक्लोसिस लिखा था और वहां पे तो बैक्टीरियल डिजीजेस लिखी हुई थी। खट से याद आएगा तुमको कि हाँ टीबी बैक्टीरियल डिजीज है, टिक करोगे और 4 नंबर लेकर जाओगे। लेकिन अगर जैसे लड़के नोट्स बनाते हैं ना यूजुअली घचपच करके कि लिख दिया कि बैक्टीरियल ये होती है, वायरल ये होती है, अब करते रहो यार, दिमाग खराब करते रहो, लड़की वहां पे नंबर लेकर चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए लड़कियां जो करती हैं ना, वो ऐसे सजाने के लिए नहीं करती हैं, दैट इज टू क्रिएट अ पिक्चर मेमोरी इन द माइंड। इज दिस थिंग क्लियर अनिरुद्ध? ओके, अनिवेश यू नीड टू चेक योर डाउट्स। चेक तो तुम्हें जाकर करना पड़ेगा, जो तुम बोल रहे हो वो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो खड़ी हुई है, जो तुमको ये सारी चीजें सिखा रही हैं, वो भी इवेंचुअली एक लड़की है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस वाली चीज भी हमारी हो गई। और हम क्लास में क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन कितने बच्चों के दिमाग में आता है, ये बताइए मुझे। ये क्वेश्चन कितने लोगों के दिमाग में आता है कि भैया इतने सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। अब मैम एक सब्जेक्ट तो है नहीं कि हम एक ही सब्जेक्ट के नोट्स बनाते रहें, उसी को रिवाइज करते रहें, हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। कैसे डिसिप्लिन रहेंगे, कैसे डेडिकेटेड रहेंगे, कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये बताइए। ये आता है दिमाग में? बिल्कुल। सल्यूशन क्या है? हमें मैम, आप लोग तो आते हो, हमें बोलते हो कि डिसिप्लिन में रहो, डेडिकेटेड रहो, मोटिवेटेड रहो, लेकिन बीतती तो हमारे ऊपर है, पढ़ना तो हमें है। कैसे रहें हम डिसिप्लिन, कैसे रहें डेडिकेटेड? कितनी बार सुने मोटिवेशन लेक्चर यार, भैया हमें करना है ना, तो जब हमारे ऊपर बीतती है तब हमें पता चलता है कि हम करें कैसे। तो हम सिर्फ इतना ही नहीं बोलते कि डिसिप्लिन रहना है, अब हम ये सिखाने भी वाले हैं कि आपको कैसे इस चीज को मेंटेन करना है। तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगी कि आपको पढ़ने में कैसे अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर कर रखना है। अब इस चीज का सोल्यूशन भी हम आपको देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोचा कि यार आज तो एकदम मैं रॉक कर दूंगा, आज तो मैं 13-14 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो ये आप बिल्कुल गलत करेंगे, क्योंकि एक दिन में आप अपने दिमाग को इतना ज्यादा थका देंगे कि अगले दिन आप सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ पाएंगे। और ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है बेटा, हम लोग भी पढ़कर ही निकले तुम्हारी एज से, है ना? तो ये आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लेकर चीजें आएंगे। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा को दिखाने के लिए बैठे हुए हैं 13-14 घंटे अपनी स्टडी टेबल पे और फिर बोल रहे हैं कि आज तो बढ़िया बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कितना उससे रिजल्ट निकला, 0 नहीं निकला। तो
6-7 घंटे की पढ़ाई में हम कैसे इतनी एफिशिएंसी लेकर आए कि 13-14 घंटे के हिसाब का पढ़ लें? तो ये 6-7 घंटे में भी हम लोगों को बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना है। मैम ऐसा तो होता ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन तो आ ही जाता है, इतना कंटिन्यूस तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो बेटा एक चीज बताती हूँ, दिमाग तुम्हारा है, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तरीका मैं बताती हूँ। एक टेक्निक है द पोमोडोरो टेक्निक। अब इसमें क्या करना होता है कि आप 25 मिनट पढ़ेंगे, पूरे डेडिकेशन, पूरी लगन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। 25 मिनट पढ़ना बहुत इजी है, आराम से आप 25 मिनट तो एक सिटिंग में पढ़ ही सकते हो। अब इस टाइम में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे। अब 5 मिनट के ब्रेक में आप जाके मम्मी से बात कर सकते हो, भाई को एक चाटा लगा के आ सकते हो, पापा से बात करके आ सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल सकते हो, वापस आ सकते हो। फिर आप बैठोगे 25 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट के लिए बैठे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट के लिए बैठे। 4 सेट हो गए 25-25 मिनट के। अब ये 4 सेट्स में आपका बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब इतना ही अगर आप रेगुलर कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए ट्राई करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और यही पोमोडोरो टेक्निक है। तो मैम हम क्या कंटिन्यूसली टाइम ही देखते रहे कि 25 मिनट हो गए, चलो देखो अब हो गए क्या, 20 मिनट हुए हैं अभी, नहीं नहीं 19 मिनट हुए हैं, 5 मिनट और पढ़ना है, फिर टाइम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अरे भैया ऐसे नहीं करना है, टाइम ही देखते रह जाओगे। तो इसके लिए भी एक तरीका है, एक ऐप है जिसको क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट ऐप। ठीक है, मैं इसका बिल्कुल भी यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ। ये एक ऐप है जिसने मुझे बहुत मदद की है, तो ये प्रोबेबली आपको भी बहुत मदद करेगा। दिस इज द फॉरेस्ट ऐप। ये क्या करता है, टाइमर सेट कर देता है आप, ठीक है, आप इसमें टाइमर सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, और ये अलार्म बजा देगा। और आप इसमें फॉरेस्ट लगा सकते हो, मतलब पेड़ अलग अलग लगा सकते हो। जैसे जैसे आप मिनट्स ज्यादा कंप्लीट करते हो ना, वैसे नए नए ट्रीज को ये अनलॉक करता है, आप अपना खुद का फॉरेस्ट बना सकते हो। और इसमें एक और चीज अच्छी ये है कि आप अपना डेली का प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हो। आज अगर आपने 4 घंटे पढ़ा है ना, तो आप आगे जाकर 4 घंटे 1 मिनट पढ़ो अगले दिन, उसके अगले दिन 4 घंटे 2 मिनट पढ़ो, उसके अगले दिन 4 घंटे 3 मिनट पढ़ो, लेकिन कम मत होने दो। 1 मिनट ज्यादा पढ़ो यार हर दिन, लेकिन उसको कम मत होने दो। बस इतना ही अगर डेडिकेशन मेंटेन करके रखोगे ना, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ नहीं रोक पाएगा कोई। ठीक है, तो ये तरीका अपनाएंगे प्रभु। ठीक है, ये तरीका मैंने अपनाया है और इसने मुझे बहुत मदद की है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस। एक और बात जो यहाँ पे आ रही है वो है हमारा एक नई चीज जिसको बोला जाता है, जिसको मैंने नाम दिया है पिटारा। हर क्लास के एंड में पिटारा आएगा। ठीक है, ये जो पिटारा होने वाला है ये हमारा मदद करेगा किस चीज में, जो भी हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड बायो की चीजें चल रही हैं हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है इनसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किसी ऑर्गन से रिलेटेड, या फिर एनीथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे चैप्टर से हटके हैं लेकिन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? पिटारा हमारा खुलेगा और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तुम लोगों ने एक रीसेंट न्यूज़ सुनी है क्या, वाई क्रोमोसोम जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो क्या ये लड़कियों के लिए अच्छी खबर है कि लड़के गायब हो जाएंगे? क्या है ये वाई क्रोमोसोम डिक्लाइन, यही क्यों हो रहा है, दूसरे क्यों नहीं हो रहे हैं? या फिर मंकी पॉक्स जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, जिसका नाम 2022 में मंकी पॉक्स से एम पॉक्स कर दिया गया था, ये हो गया। या फिर जो गंबूजिया फिश है वो हो गई। तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी हम सारी चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे क्लास के एंड में, पिटारे के अंदर। ओके, सॉर्टेड, बढ़िया है जी, बढ़िया है। अब बात आती है यार कि मैम टॉपिक पे आया जाए, बात की जाए कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे 4 क्लासेस के एनसीईआरटीज को कवर करेंगे, 9th 10th 11th और 12th। ठीक है, सिर्फ 9th 10th को हम कवर नहीं करेंगे, 11th 12th पे भी इस बार हमारा फोकस होने वाला है। तो हाँ, थोड़ा एडिशनल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। हर एक सब्जेक्ट में पीएचडी की जा सकती है, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमसे एग्जामिनर पूछना चाहेगा। हम 11th 12th को भी इस बार टच करने वाले हैं, तो एडिशनल काफी सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद में बात आए यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी। अब भैया यही
ही पता होना चाहिए तुमको। तो ऐसी क्या चीज है जो हमारी धरती को खास बनाती है? व्हाट इज दैट थिंग विच मेक्स आवर अर्थ स्पेशल? दूसरे प्लैनेट से, सारे प्लैनेट से हमारा गोला इतना खास क्यों है, हमारी धरती इतनी खास क्यों है, ये बताइए। आज शुरू क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पहले ही बोला था मैंने, अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, उसके बाद में पढ़ने में मजा आएगा। हम्म, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोला है। जीवन यानी कि लाइफ, तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी। तो लाइफ का स्टडी इज बायोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारी धरती को खास बना रही है, और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भले हम हमारी बात करें, एनिमल्स की बात करें, बाहर जो इतने सारे प्लांट्स हैं उनकी बात करें, या फिर एक छोटा सा कॉकरोच या फिर मच्छर, एवरीथिंग दैट इज लिविंग, उन सब की स्टडी जो है वो बायोलॉजी में हम लोग करने वाले हैं। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होगी? सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी उसी चीज से जहां से हमारी शुरुआत हुई है, यानी कि एक सेल से। एक सेल से ही हमारी शुरुआत हुई है। कॉकरोच की, सांप की, मच्छर की, चिड़िया की, पेड़ की, हर एक चीज की शुरुआत एक सेल से ही हुई है। अगर इजी लैंग्वेज में बताया जाए तो एक बिल्डिंग जो कि ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, सिमिलर प्रकार से हमारा शरीर सेल्स का मिलकर बना हुआ है। एक सेल एक फैक्ट्री है, और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज मिलकर हमारा शरीर चला रही हैं। तो उस फैक्ट्री को समझना जरूरी है कि उस फैक्ट्री में किस चीज का प्रोडक्शन होता है, कैसे रॉ मटेरियल आता है, कैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होती हैं। जब ये समझेंगे तभी इवेंचुअली बॉडी का फंक्शनिंग समझ में आएगा, ठीक है। सेल समझेंगे, सेल्स के ग्रुप को, फैक्ट्रीज के ग्रुप को बोला जाता है टिश्यू। तो टिश्यू को समझेंगे और ये देखेंगे कि भैया एनिमल्स और प्लांट्स में सिमिलर टिश्यूज क्यों नहीं होते, एनिमल्स में अलग टिश्यूज, प्लांट्स में अलग टिश्यूज क्यों होते हैं। अगर सिमिलर होते तो हमारे लिए सिर्फ एक ही चैप्टर होता पढ़ने के लिए, दो अलग अलग चैप्टर्स नहीं होते, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों है ये समझना जरूरी है। इसके बाद में हम लोग समझेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि हमारा शरीर किस तरह से काम कर रहा होता है, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिले। तो एनर्जी बनती कैसे है? हम जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन आ रही है, तो वो ऑक्सीजन कैसे मदद कर रही है हमारी दूसरे प्रोसेसेस में? हम ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों निकाल रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं निकाल रहे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों निकाल रहे हैं, ये समझेंगे। उसके बाद में कैसे हमारा खाना शरीर के हर एक हिस्से तक चला जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, या फिर कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक जा रहा है। कैसे शरीर को ये पता चल रहा है कि वेस्ट मटेरियल कौन सा है जिसको शरीर के बाहर निकालना है, और कौन सी चीजें हमारे काम की हैं। हमारे शरीर में ये जो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन चल रहा है, ये कैसे एक साथ में कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहा है। क्यों हमें हर सेकंड ये नहीं सोचना पड़ रहा कि हम अभी सांस लें, चलो अभी अब ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाए, चलो अब पाचन क्रिया करी जाए। नहीं, हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारे सोते, जागते, पढ़ते, खाते, बात करते, ये सारी की सारी चीजें चल ही रही होती हैं। कैसे कैसे इतना कंट्रोल, कैसे इतना कोऑर्डिनेशन, ये चीज देखनी है। तो ये सारी चीजें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखेंगे। लेकिन क्यों पढ़े हम ह्यूमन फिजियोलॉजी? ये समझने के लिए कि जब कोई भी इसमें दिक्कत होती है तब उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की मैं बात कर रही हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके फ्रेंड को भगवान ना करे डेंगू हो जाए और उसको आप हॉस्पिटल लेकर जाओ, डॉक्टर बोले कि इसके तो 70-80 हज़ार प्लेटलेट्स बचे हुए, और आप बोलो अरे ये तो बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स हैं, चलो तुम तो घर चलो दोस्त, ठीक है कुछ नहीं है, बढ़िया है, 70-80 हज़ार तो बहुत है। डॉक्टर बोलेगा भाई उसको क्यों मरवाने घर लेकर जा रहा है? नॉर्मल नंबर 1.5 से 3.5 लाख होता है पर mm क्यूब। अब नॉर्मल नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा कि वो जो नंबर 70-80 हज़ार ज्यादा लग रहा था वो एक्चुअल में कम है? तो आपको नॉर्मल जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि डिजीज हुई है। जब नॉर्मल समझोगे तभी तो ये समझ में आएगा कि अब नॉर्मल क्या होता है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जो ब्लैक फंगस था वो अभी कहाँ गया? अच्छा बताओ, अभी कहाँ गया वो?
अभी है कि नहीं है ब्लैक फंगस? उसी टाइम पे कैसे इजाद हो गया था, एकदम से आ गया था, फिर एकदम से भगवान ने उसको गायब कर दिया कोविड के वायरस के साथ में। पहले नहीं था क्या? अब नहीं है क्या? कहाँ गया वो ब्लैक फंगस? बताओ। ओहो, रिसेंटली डेंगू से ही रिकवर कर रहे हैं आप? हैप्पी रिकवरी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बताओ, कहाँ चला गया ब्लैक फंगस? चाइना चला गया ब्लैक फंगस? पाकिस्तान चला गया, चाइना चला गया, कहाँ चला गया? माउंटेन्स पे चला गया। चलो ठीक है, अलग अलग जगह चला गया तुम्हारे हिसाब से। मैं बताऊं अब हमारा शरीर जो होता है ना बेटा, वो ऐसा होता है कि वो अपने आसपास एक किला बना के रखता है। जैसे एक राजा अपने किंगडम के आसपास एक किला बनाता है ना, जिससे बाहरी एनिमीज यहाँ पे आ ना सके। इसीलिए बिल्कुल सिमिलर प्रकार से हमारा जो शरीर है ना, वो भी अपने आसपास किला बना के रखता है, जिससे आलतू फालतू अर्रे छर्रे ऐरे गहरे नथु गहरे फालतू के जो पैथोजेंस हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ना आए। यानी कि मैं बात कर रही हूँ हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता के बारे में। अब ब्लैक फंगस ने तब अटैक उन्हीं लोगों पे किया था जिन्होंने वो महंगा वाला 70-80 हजार वाला वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया था, स्टेरॉइड लिया था। अब स्टेरॉइड की वजह से जो इम्यून सिस्टम था ना, वो वीक पड़ गया था। तो ब्लैक फंगस जो था वो अटैक कर पाया था, क्योंकि किला गिर गया तो आलतू फालतू अर्रे छर्रे जो एनिमीज थे वो भी शरीर के अंदर आ गए थे। इसीलिए उस टाइम पे वो हुआ था, जिन लोगों ने भी वो स्टेरॉइड वाला इंजेक्शन लिया था उनको ब्लैक फंगस से दिक्कत हुई थी। लेकिन अगर आज की कंडीशन में बात करूं तो आज मेरे आसपास भी प्रोबेबल ब्लैक फंगस हो सकता है, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रांग है इतना कि वो ब्लैक फंगस मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, वो पहले भी था, पहले भी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया था। जैसे ही तुम्हारी इम्यूनिटी की दीवार गिरी वैसे ही वो नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि तुम इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, उसी इंपॉर्टेंस को हम लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में समझना है बेटा। कोविड के बाद से एग्जामिनर की बात करें, WHO की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, सबका फेवरेट टॉपिक बन गया है अपना ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन से किस प्रकार से हम लोग बेवकूफ बनाते हैं हमारे शरीर को जिससे कि उसको बचा ही सके, तो वैक्सीनेशन के कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये हमारा होने वाला है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यार एक और चीज आती है कि एक वायरस तो आ गया, हम लोग बोलते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाना है। क्यों बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पिघलने तो हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम तो घर में बैठे हुए हैं। बताऊं क्या बिगड़ रहा है? टिबेटियन ग्लेशियर जो है ना, रिसेंटली उसकी स्टडी की गई, उसके नीचे 40,000, कितने, 40,000 नए वायरसेस देखने को मिले हैं। एक वायरस ने इतना कुछ हम लोगों को निपटा दिया था। वो 40,000 वायरसेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम लोगों ने उनको कभी नहीं देखा पहले, वो एकदम नए नए हैं। उनमें से पता नहीं कितने ऐसे होंगे जो हमारे कोविड जैसे हार्मफुल होंगे, या कुछ नहीं होंगे, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर ग्लेशियर्स पिघले ना, तो वो वायरस फिर उनका पूरा का पूरा झुंड, जो पूरा आर्मी है ना, वो हमारे ऊपर आने वाला है। तो युद्ध के लिए तैयार तो हम लोगों को होना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग से बचा लो, है ना। नहीं तो अगर ग्लेशियर्स पिघले तो फिर घर में लॉक रहने के लिए ना तुम तैयार हो जाओ। अब कोविड का टाइम तो बहुत ही बुरा था, इसीलिए। तो ये भी एक फन फैक्ट था, अभी अभी रिसेंट में ये हुआ है, टिबेटियन ग्लेशियर के नीचे की स्टडी की गई थी। चलो, अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बाद में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे खड़े खड़े सिर्फ सन को घूरते घूरते अपनी जो खाना है, जो रॉ मटेरियल है, उसको बना लेते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट की मौजूदगी में जो प्लांट्स खाना बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, अब क्यों बड़े मैम कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो ही खाना है जिसके ऊपर हमारी पूरी के पूरी दुनिया की एनर्जी जो है वो चल रही होती है, राइट। इसीलिए वो सन जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है भैया हमारा, है ना। अब इसीलिए पढ़ना तो जरूरी है प्लांट के फिजियोलॉजी को हमको। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा तो हम लोग ये भी पढ़ लेंगे, और अल्टीमेटली फिर हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। अब भैया जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स यानी कि जीन्स का ट्रांसफर। हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स जैसे हैं। कैसे? जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे कैरेक्टर्स हमारे अंदर
ट्रांसफर हुए हैं, राइट। जैसे ये मम्मी पापा के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं, हम उनके जैसे दिखते हैं। तो ये जो जीन्स का ट्रांसफर होता है इसको हम लोग जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्यों पढ़े मैम, क्या करना है हमें पढ़ के? जब हम ये समझ लेंगे कि किस प्रकार से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे में आते हैं, तब क्या हम उस प्रोसेस को मैनिपुलेट कर पाएंगे। प्रोसेस को समझ लिया तो उसको मैनिपुलेट कर कर अपनी पसंदीदा कैरेक्टर्स हम आने वाली जनरेशन में डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसान है, ठीक है, अगर किसी किसान ने पूरी फसल अपनी उगाई है, इतनी मेहनत से, पूरे पसीने की मेहनत से उसने अच्छे से अपनी फसल उगाई है, और उस फसल पे अगर कीड़ा लग जाए, अगर उस फसल पे कीड़े की वजह से पूरी वो फसल बर्बाद हो जाए, तो क्या होगा उस मेहनत का? तो हम लोगों ने ऐसी वैरायटी बनाई जो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगी, जिस पे कीड़े लगेंगे ही नहीं। वाजी वाह, और क्या चाहिए किसान को। हमने ऐसी वैरायटी बनाई सीड्स की जो ज्यादा ईल्ड देगी, पहले जो जितनी ईल्ड दे रही थी उससे डबल ईल्ड देगी। हमने ऐसी वैरायटी बना के रेडी कर ली है जो कि जिसको फर्टिलाइजर्स की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की। तो इस तरीके से हम लोग हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके नए मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाया जा सकता है, बोला जाता है। तो क्या हम मैम, हम तो ऐसे ह्यूमंस में तो एकदम कैप्टन अमेरिका, हल्क वल्क सब बना देंगे? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक कमेटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो ये देख रही होती है कि आप आलतू फालतू के काम ना करें, ठीक है। जो ये देख रही होती है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो ह्यूमन के वेलफेयर में ही है ना, वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे कहीं। तो ये चीज भी हम लोगों को समझनी जरूरी है, तो इसीलिए जेनेटिक्स को पढ़ना जरूरी है। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? सर ग्रेगोर जोहान मेंडल। अब जीते जी उनको उनके काम के लिए बिल्कुल भी सराहना नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में मैथ्स को घुसा दिया था, और बायो में मैथ्स को लेकर आओ या फिर मैथ्स वालों को बायो पढ़ा दो तो भैया वो तो ऐसे कांप जाते हैं जैसे पता नहीं क्या कौन सी अनटचेबल चीज लेकर आ गए हैं। तो उन्होंने बायो के साथ मैथ्स को घुसा दिया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो लेकर आए थे, इसीलिए उनके जीते जी उनके काम को सराहना नहीं मिली थी। लेकिन उनके मरने के बाद में ह्यूगो डी वरीज, शेमार्क, इन लोगों ने उनके काम को सराहा, और उन्होंने बोला वाह क्या बात बोल कर गए थे यार, इनको तो एकदम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल देना चाहिए, तो बोल दिया गया। तो इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जोहान मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की भी बात की जाएगी कि क्या उन्होंने ऐसा बताया था जहां से हम लोगों को इवेंचुअली वो प्रोसीजर समझ में आया जिससे आज हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम बना पा रहे हैं। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारा सिलेबस होने वाला है पूरा का पूरा, प्लांट्स का और एनिमल्स का। ऑल डन, ऑल क्लियर? नहीं, मैं कभी बोध गया तो नहीं आई हूँ बेटा, पर कभी ना कभी जरूर आऊंगी। डन, सॉर्टेड। ठीक है जी, ठीक है। तो आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रहे हैं हमारे सेल की। अब एक और बात यहाँ से आती है, आज तो नहीं पर अगले लेक्चर से हम लोग 3D को भी इन्वॉल्व करेंगे, और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हम लोग 3D की हेल्प से पढ़ते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को और डिटेल में और बेहतर तरीके से समझ पाएं। जब चीज़ों को विजुअली हम अच्छी तरह से देख पाएंगे, 3D में घुमा फिरा के देख पाएंगे, तब वो बेटर समझ में आती हैं। तो वो भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेल। सेल से हमारी शुरुआत हुई है, बिल्कुल शुरुआत हुई है, सेल से ही सारे ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई है। लेकिन सबसे पहले किसी ना किसी ने तो ये सोचा होगा ना कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। जैसे सर डोल्टन ने एटम के लिए सोचा था ना कि भैया सबसे छोटी चीज नॉन लिविंग चीजों में कौन सी होती है, सबसे छोटे पार्ट में उसको कैसे बांटा जा सकता है। बिल्कुल ह्यूमन बींग्स में भी और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये सोचा गया कि सबसे छोटा क्या है हमारे शरीर के अंदर जो हमारे पूरे शरीर के फंक्शनिंग को संभाल रहा है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है बायो के सिलेबस की। तो ले लीजिए भगवान का नाम
और करते हैं यहाँ पे शुरू। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये एक सेल्यूलर जेल की इमेज है। अब इसको सेल्यूलर जेल क्यों बोला गया है? इसलिए क्योंकि ये जो आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे कमरे हैं, सारे छोटे छोटे कमरों को सेल बोला जाता है, इसीलिए इसको सेल्यूलर जेल बोला जाता है। तो ये सेल का मतलब क्या है? एक छोटा सा कमरा। सबसे पहले वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये सोचा था कि भैया हम देखें तो जरा कि होता क्या है, तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने शुरुआत की थी, इनका नाम तो सबसे पहले आना ही है, वो है सर रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में ओक का जो पेड़ होता है ना, ओक ट्री की छाल को उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, और उनको फिर क्या दिखा था ये हमको देखना है। अब हम तो जो बायोलॉजी लैब्स में या फिर केमिस्ट्री के लैब्स में बोरिंग से माइक्रोस्कोप्स देखते हैं ना, वो वाइट कलर के या ब्लैक कलर के, ग्रे कलर के, सिल्वर, इन्होंने अपना खुद का इतना सुंदर सा, बेहतरीन सा, खूबसूरत सा माइक्रोस्कोप बनाया था। देखो, ये था उनका बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, और जब उन्होंने ओक पेड़ की छाल को इसके अंदर देखा तब उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला था। मैम आपको कैसे पता ये स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला था? खुद आकर उन्होंने आपको बताया था? नहीं, उनकी एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने इसको मेंशन करा था कि भैया ऐसा दिखता है जो मैंने देखा है, ये इमेज है उसकी, और ये कुछ हनी कोम लाइक जैसा हम लोगों को दिख रहा था। देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना जिसमें ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो छोटा कंपार्टमेंट है, अ लिटिल रूम, तो यहीं से सेल वर्ड भी सर रॉबर्ट हुक ने हम लोगों को दिया था। सेल का टर्मिनोलॉजी ही इन्होंने किया है। रूम्स, मोनास्ट्रीज जो होती है ना, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, वहां से ये वर्ड को लेकर आए थे। द टर्म सेल वॉज coined by him। लेकिन जैसा मैंने तुम लोगों को ये बोला था भाई कि जो हमारा ये एक सेल होता है, जो हमारा सबसे छोटा यूनिट है, बहुत सारे सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। हर एक सेल एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे पूरी पैकेजिंग हो रही है, स्टोरेज हो रहा है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये जो फैक्ट्रीज उन्होंने देखी ना माइक्रोस्कोप के नीचे, ये डेड फैक्ट्रीज, यानी कि ये बंद फैक्ट्रीज हैं, यानी कि जो उन्होंने देखा ये आपके डेड सेल्स हैं, ये जीवित सेल्स उन्होंने नहीं देखे थे। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जीवित सेल्स को किसने देखा था? सबसे पहले जो चलती हुई फैक्ट्री है उसको किसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था? तो वो थे सर एंटन वन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में तालाब के पानी में उन्होंने एल्गी, जो काई होती है ना जिसकी वजह से पैर फिसल जाता है अपन लोगों का जब भी किसी वाटर बॉडी में जाते हैं, तो ये जो काई होती है उसी की एक वैरायटी होती है स्पाइरोगायरा। उन्होंने स्पाइरोगायरा में सबसे पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड द सेल, तो जब तक आपसे स्पेसिफिकली ये ना पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तब तक आप रॉबर्ट हुक ही जवाब देंगे। अगर पूछा जाए लिविंग सेल की डिस्कवरी, तो आप एंटन वन ल्यूवेनहॉक जवाब देने वाले हैं। इज दिस थिंग क्लियर? हाँ, लिविंग सेल, एंटन वन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे कोशिका के सिद्धांत की, यानी कि सेल की थ्योरी की। तो जब तक सेल के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं था ना, तब तक जो भी इसके बारे में थोड़ा बहुत भी बता पाए वो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होती थी, क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी ही थी। अब अलग अलग दुनिया के कोनों में दो साइंटिस्ट थे, यानी कि एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, सर थियोडोर श्वान जो कि एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते थे, और सर मैथियास श्लिडन जो कि प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे। तो एक बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट, और दोनों ने एक टाइम पे यानी कि 1838-39 में सेम चीज बोली कि सारे के सारे प्लांट्स और सारे के सारे एनिमल्स सेल्स के बने हुए हैं। अब भैया ना वो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, ना उन दोनों के पास में एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी थी, ना टेलीग्राम पे कनेक्टेड थे, ना फेसबुक पे, ना ऑरकुट पे, किसी पे भी कनेक्टेड नहीं थे वो। लेकिन जब उन्होंने एक मैगजीन में ये दोनों चीज अपनी चीजें बताई, तब देखा कि एलो जी बताओ, सेम टू सेम चीज भाई भी बोल रहा है अपना। तब उनको पता चला कि यार दोनों ने सेम चीज अगर देखी है तो ये चीज सही होनी चाहिए। तो उन्होंने दो पॉइंट्स हमारे सामने रखे थे। सबसे पहला पॉइंट तो कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंटर उन्होंने हम लोगों के सामने ये रखा कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट of structure and function।
बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि बेसिक यूनिट है वो स्ट्रक्चर का, यानी कि उन्हीं से मिलकर हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, और उन्हीं का एक छोटा सा सेल जो फंक्शन कर रहा होता है, इवेंचुअली पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उसी फंक्शन का कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट। ये दोनों पॉइंट जब उन्होंने रखे तब इसको बोला गया दिस इज द सेल थ्योरी। ठीक है, कोशिका के सिद्धांत थे हमारे ये। अब इसमें एक होती है हीरो की एंट्री, श्री श्री 1008 सर रुडोल्फ वर्च। इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया कि भाई लोग मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये पॉइंट ये बताएगा कि जब हम ग्रो करते हैं तब हमारे शरीर के अंदर नए सेल्स आते हैं, तब वो नए सेल्स एकदम से जादू से अपीयर नहीं हो जाते। वो जो नए सेल्स यहाँ पे आने वाले होते हैं ना, वो पुराने सेल को ही डिवाइड, ये जो सेल था यही दो में डिवाइड हो गया और इस प्रकार से नए सेल्स आ रहे हैं। तो इसको उन्होंने अपनी खुद की प्यारी सी भाषा में बोला था ओमनिस सेलुला ए सेल्यूले, यानी कि ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले सेल्स है उन्हीं से हमारे नए सेल्स नए आ रहे होते हैं। तो ये उन्होंने मॉडिफिकेशन उसमें कर दिया एंड इवेंचुअली इन तीनों ने मिलकर हम लोगों को सेल थ्योरी दी, जिसके 3 पॉइंटर्स ये हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन आपके पास में आएगा कि सेल थ्योरी के बताओ इनमें से कौन से पॉइंट्स नहीं हैं, या फिर इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सेल थ्योरी का पॉइंट है, कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, कौन सा नहीं है, कौन सा था। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, सबसे पहला, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लिविंग सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, या फिर इसको बोला था उनकी खुद की लैंग्वेज में ओमनिस सेलुला ए सेलुले। ठीक है, सॉर्टेड है। मैम आप नोट्स बनाने का टाइम दोगे क्या? बेटा लेक्चर के बीच में आपको नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। एंड में जब मैं बोलूंगी आपको कि बेटा ये माइंड मैप है और आपको ये नोट करना है, सिर्फ तभी आपको माइंड मैप बनाना है, सिर्फ तभी आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी पूरे टाइम पे आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे, आप इनको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन किया जाए। अब सबसे पहली बात तो कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो आने वाला क्वेश्चन, अभी इतने छोटे से सिलेबस में, छोटा सा सिलेबस क्या, अभी इतनी सी चीजें पढ़ी है, कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब वो सही दे देंगे? देखते हैं उसी हिसाब से। एक क्वेश्चन पूछूंगी और वो जो पढ़ाया है अभी उसी से पूछूंगी, कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि सही जवाब देंगे। रॉबर्ट ब्राउन कौन था? आगे आएंगे, रॉबर्ट ब्राउन से भी आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। फैक्ट्री के मैनेजर जो है ना, उनकी खोज करी थी सर रॉबर्ट ब्राउन ने। हम्म, देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं ना सही जवाब देंगे, चले देखें। Just give me a second. Who among the following was not involved in giving the cell theory? Option number A, Theodore Schwann. B, Robert Hooke. C, Anton von Leeuwenhoek. D, B and C. बोथ। जवाब दीजिए, 30 सेकेंड्स का आपके पास में टाइमर है जो शुरू हो चुका है। एक नंबर। देखो अप्रोक्सीमेटली 90 या 100% बच्चों ने ये बोला था कि हम सही करेंगे, हम सही करेंगे। अब मैं तुम्हें परसेंटेज बताऊंगी कि कितने बच्चों ने सही किया है, कितनों ने गलत।
देखो, मेरी क्लास में तुम ये भी सीख कर जाओगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। हमें जितना आता है, हमने इतना थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है और उतने से पोर्शन में भी तुम गलती करके बैठोगे। देखा जाए सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। शो द रिजल्ट्स। 43% बच्चे, 50% बच्चों के भी सही जवाब नहीं थे। ये 34% बच्चे, ये 13% बच्चे कहाँ फंसे हैं कि हमने मैम क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ा ही नहीं, हमने तो रॉबर्ट हुक पढ़ा और हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में बी टिक कर कर आ गए, या फिर कुछ बच्चों ने नोट नहीं पढ़ा था, कुछ बच्चों ने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, दुलारो, आंखों के तारों, सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है। एग्जाम में ये गलती तुम कर कर आते हो कि ऑप्शन नंबर बी देखा, ओवर कॉन्फिडेंस में टिक कर दिया, अरे रॉबर्ट हुक, अरे सेल की डिस्कवरी, कहाँ सेल थ्योरी में मैम, लेकिन ये नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी भी सही था, तो बी एंड सी बोथ यहाँ पे जाता है। एक क्वेश्चन पानी में गया, छपाक। व्यू द लीडर बोर्ड। संतोष, मेहुल, सूरज, रंजन, पूजा, तुषार, आकाश, कुछ बच्चे तो मेरे देखे हुए हैं पुराने। बढ़िया, एक नंबर। सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए था जो बिना ऑप्शंस देखे आंसर्स को टिक कर देते हैं। यानी कि हमें ये भी चीज सीखने को मिली है कि ऑप्शन सारे देखने हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो इतना अच्छा आता हुआ क्वेश्चन भी तुम गलत कर कर आओगे। ठीक है। और जो वहां पे सामने चेक करने वाला बैठा होगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि बेचारा जल्दी जल्दी में उसने बी टिक कर दिया, कोई बात नहीं, इसको नंबर दे देता है। वो ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा बी, हाय राम, इसको तो ये भी नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी सही था, गलत, नंबर नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। इसीलिए समझना जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छी तरह से जरूरी है। ठीक है। बिल्कुल जय, मैं तुम्हें देख चुकी हूँ एकदम स्टार्टिंग से, 4 बजे से तुम वेटिंग पे बैठे थे, मैंने देखा था तुमको। चलिए, अब माइंड मैप का एक तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुमको बताती हूँ। ओके, बनाया जाए माइंड मैप। माइंड मैप नंबर 1 हमारे इस सफर का ये होने वाला है। चल, जिन भी बच्चों के पास में पहले से नोट्स बने हुए हैं वो इसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको नई लग रही हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं, या फिर यू जस्ट गो ऑन रिवाइजिंग। और जिन बच्चों के नोट्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इसको पढ़ना शुरू करेंगे, यहीं से नोट्स बनाना शुरू करने हैं आपको। ठीक है, जब भी मैं माइंड मैप बनाऊंगी तब आपको यहाँ से नोट्स बनाने मेरे साथ में शुरू करने हैं। और ये आपका एक परफेक्ट तरीका भी हो जाता है, क्लास में तो हम याद करते चलते ही हैं, ये आपका रिविजन का भी एक तरीका हो जाता है। ठीक है बच्चा, जिनके पास, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जिनके पास पहले से नोट्स बने हुए हैं वो इसमें एडवांसमेंट थोड़ा सा कर ले, नहीं तो आपको नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप ऑन एडवांसिंग, स्मार्टली स्टडी करो, गधा मजदूरी तो मैं बिल्कुल कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी। ठीक है। ओके ओके ओजस्वी, मुझे पता है तुमको कब क्या पूछना होता है। तो सबसे पहले मेरी यहाँ पे फटाफट फटाफट से मदद करते जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे ना तो चीज़ें याद होती जाएंगी। जिनके पास में नोट्स बने हुए हैं ना, फटाफट फटाफट से मुझे इसमें मदद करते जाओ। डिस्कवरी किसने की थी सबसे पहले? सर रॉबर्ट हुक ने की थी। सारे पॉइंट्स मुझे बताते जाइए। इन्होंने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। कौन से पेड़ के छाल, ओक ट्री की छाल में उन्होंने सबसे पहले देखा था। ठीक है, बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया उनकी बुक थी। ठीक है, और उन्होंने ही टर्म दिया था सेल, ये टर्म भी उन्होंने ही दिया था। तो सर रॉबर्ट हुक से रिलेटेड सारे पॉइंटर्स हमारे पास में यहाँ पर आ गए। ठीक है, क्लियर? ओके, बढ़िया, एक नंबर। चलो, इसके बाद में लिविंग सेल की डिस्कवरी आ जाती है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सर एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने। 1674 पॉन्ड सेल, एल्गी, स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी भी हो गई, ये वाली डिस्कवरी भी हो गई। इस तरह से मेरे साथ में आप बनाते जाएंगे। हेलो आर्यन, आई रिमेम्बर यू बच्चे। उसके बाद में बात आ जाती है कोशिका के सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी की।
तो सेल थ्योरी दी थी 1838 1839 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर, मैथियास श्लिडन और थियोडोर श्वान। ठीक है, इन्होंने क्या दो पॉइंटर्स हम लोगों को दिए थे, वो दो पॉइंटर्स हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या दो पॉइंटर्स यहाँ पे लिए थे, बताइए। बढ़िया बढ़िया। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये था, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड दूसरा पॉइंट क्या जाएगा हमारा यहाँ पे, कि सेल इज द, ये क्या हुआ, हैक हो जाता है, तुम लोग नजर लगा देते हो क्या? कोई बात नहीं, नजर उतारने का भी तरीका आता है मुझे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सॉर्टेड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एडवांसमेंट के बारे में बात की जाए। कहाँ गया एडवांसमेंट? श्री श्री 1008 1855 में आए थे सर रुडोल्फ वर्चो। अब तुम लोगों को ये भी पता है ना कि गलतियां भी हो सकती हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। भले कितनी ही आसान से आसान चीज हो, उसमें भी गलती पॉसिबल है अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ठीक है बच्चा, चलो। रुडोल्फ वर्चो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मॉडिफिकेशन टू द सेल थ्योरी। ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन किया था उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। All cells arise from pre-existing cells, या फिर इसको बोला जा सकता है omnis cellula a cellulae। ठीक है, ये हो गया आपका पहला माइंड मैप। बोलिए वाह वाह। इस तरह से ये करीब आधे पेज में आ जाएगा ना आपका माइंड मैप। तो आधे पेज में हमारा जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो तो यहाँ पे कवर हो गया है। ठीक है, सॉर्टेड। बढ़िया। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल कहाँ पे किया, या फिर डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल थ्योरी में कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, किसने मॉडिफिकेशन किया था, मॉडिफाइड फॉर्म क्या बोलता है, स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स कौन से थे, इनमें से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं है सेल थ्योरी के, या फिर इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि सेल थ्योरी में इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन के रेडी हो सकते हैं। ठीक है, सॉर्टेड, डन, डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी चीज हम लोग और समझने वाले हैं, उसके बाद में आज का पिटारा खोलेंगे। ठीक है, अब ये छोटी सी चीज ये है कि अभी एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले ही मुझसे ये पूछा था कि भैया ये जो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस होते हैं सेल्स के, ये कौन से होते हैं? किसी ने तो अभी पूछा था, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं एड्रेस करूंगी उसको। अलग अलग सेल्स, अलग अलग प्रकार के सेल्स हम लोगों को हमारे शरीर में क्यों मिलते हैं? नर्व सेल इतना लंबा सा क्यों होता है, या फिर जो आरबीसी है वो हमारा बाइकॉनकेव ही क्यों होता है? मसल सेल के अलग अलग शेप्स क्यों होते हैं? क्यों? एक जैसा शेप होता तो हमारे लिए पढ़ना आसान होता, क्यों भगवान ने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है? बेटा भगवान ने जो बनाया है ना वो बेहतरीन बनाया है। इसका एक रीजन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ड्यू टू फंक्शन। सबका जो फंक्शन होता है ना उसके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग शेप्स या उनके अलग अलग साइजेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा होता है?
ऐसा होता है आरबीसी का शेप। लेकिन अगर गलती से आरबीसी का शेप सिकल शेप का हो जाए, तब वो सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा फिर हमारी बॉडी में। सिकल सेल अनीमिया क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वाला आरबीसी होता है ना ऐसे शेप वाला, वो हमारी ब्लड वेसल्स में से आराम से निकल जाता है। ये ब्लड वेसल है, इसमें से आराम से फ्लेक्सिबली ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका सिकल टाइप का अगर ये आरबीसी आ गया, तो ये यहाँ पे अटक जाएगा, और इसके अटकने की वजह से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ब्लड प्रॉपर ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाएगा और अनीमिया हो जाएगा। यानी कि सबका जो शेप है ना, वो अलग अलग उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, या फिर उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं नर्व सेल की बात करूं, न्यूरॉन जो हमारे शरीर का सबसे लंबा सेल होता है, तो ये इसीलिए लंबा होता है क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी ट्रांसमिट करना होता है। अब छोटे छोटे सेल्स इतने सारे अगर एक साथ लगे हों, फिर मैं सोचूं कि अगर मैं आज सोच रही हूँ तो कल यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर पा रही हूँ, अब ऐसा तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो फट से मैंने सोचा, फट से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यानी कि एक नर्व सेल था, वो खटाक से इंफॉर्मेशन को लेकर जा पा रहा था। तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग साइजेस, उनके अलग अलग शेप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेल थ्योरी तीनों ने दिया था, हाँ वर्चो ने मॉडिफिकेशन किया था, और दिया तो श्लिटन और श्वान ने था है बेसिकली इसको 1838-39 में। ठीक है बच्चा। अनीमिया में क्या होता है? अनीमिया में क्या होता है बेटा? बेसिकली अनीमिया की एक जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो होती है हीमोग्लोबिन की कमी। इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो कि एक्चुअल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो फिर अनीमिया उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोला जाता है। बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, सिकल सेल की वजह से हो सकता है। सिकल सेल अनीमिया को इंडिया 2047 तक कंप्लीटली इराडिकेट करना चाहता है, पिछले साल की यूनियन बजट में ये चीज़ मेंशन थी। और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो सकता है। ठीक है, एलिमिनेशन टारगेट देखो बता ही दिया है ना। बढ़िया। तो क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? बस साइंटिस्ट के नाम देखे और ये देखा है कि अलग अलग सेल्स का जो शेप और साइज है वो इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग होता है। बस इतना सा समझा है, और कुछ नहीं समझा इस क्लास में ना, और कुछ समझेंगे। पिटारा खोलते हैं आज का। कहाँ है भाई? जैसा कि प्रॉमिस किया है, हर एक क्लास के एंड में पिटारा खोला जाएगा, तो आज का भी पिटारा यहाँ पे खोला जाए। आज क्या टॉपिक होगा? आज ये टॉपिक होगा जो मैंने बताया था, जो सबसे ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है, वाई क्रोमोसोम वाला, कि वाई क्रोमोसोम कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। अब मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट उसमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा था। आपके हर एक कोशिका, हर एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स ये वही हैं डीएनए के जो बने होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स क्या होते हैं, लेकिन बस इतना समझो कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी में आती है, जिसकी वजह से जो आपकी हाइट डिटरमाइन करता है, जो आपका हेयर कलर डिटरमाइन करता है, जो आपके बालों का टेक्सचर वेवी या स्ट्रेट डिटरमाइन करता है, जो का आंखों का कलर डिटरमाइन करता है, ये वही क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक पेयर जो है वो आपका जेंडर डिटरमाइन करता है। अगर XX हैं तो आप फीमेल हैं, और अगर XY है तो आप मेल हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक Y क्रोमोसोम जो है ना, अगर यही Y क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ जाए, अगर X के साथ में एक Y क्रोमोसोम ही आ जाए, तो वो मेल हो जाएगा। यानी कि अगर ये Y क्रोमोसोम खत्म हुआ तो क्या लड़कियों के लिए हम ये गुड न्यूज़ समझें कि लड़के सारे गायब हो जाएंगे? ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक टेस्ट किया गया जापान में एक रैट के ऊपर, जिसका Y क्रोमोसोम हटा ना, तो एक मेल डिटरमाइनिंग एक दूसरा एक जीन आ गया था। ठीक है, इसकी जगह एक दूसरी चीज आ गई थी जो मेल को कंटिन्यू रखेगी, ये गायब नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सोचना गलत है कि Y क्रोमोसोम अगर डिमिनिश हुआ तो लड़के भी डिमिनिश हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तब भी रहेंगे, एक दूसरा जीन इसकी जगह आ जाएगा जो उनको यहाँ पे रहने देगा। ठीक है, अब ये गायब होने की बात होती क्या है?
देखो, हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्लास में, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स क्या होता है। शायद मेरा इस टॉपिक को तब उठाना ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम रील वगैरह पे ऐसा देखो या फिर कहीं भी देखो ना वाई क्रोमोसोम डिमिनिश हो रहा है, तो लड़कों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और लड़कियों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा मुझे समझाना था। आज का पिटारा भी ये यहाँ पे हमारा सॉर्टेड हो गया। अच्छा, अब बताओ कि किसी को आज जो भी मैंने तरीके बताए हैं पढ़ने में, या फिर जिस भी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? एक चीज तो आप ये बताएंगे। नरेंद्र बेटा, अभी तक हम लोगों ने मतलब एकदम पढ़ना शुरू किया ही नहीं है। आज तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, अगली क्लास से जब हम पढ़ेंगे तब आपको लेवल का पता चलते जाएगा। ऑल फाइन। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वो है SOUMY। ये देखो, सौम्या के स्पेलिंग में प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। SOWM या फिर SAUM या फिर SOUM। SOUM तो सही है, SOM ऐसी स्पेलिंग नहीं है। SOUMYAMAAM_डिफेंस वाला। इस पे अप्रोक्सीमेटली अभी 36,800 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी इससे आकर यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कभी कभी हम कुछ नए ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, हम कुछ क्विजेस सॉल्व करते हैं, या फिर कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो यहाँ पे मैं आपसे कन्वे कर देती हूँ। एक और बात, कि मैं सारे बच्चों से पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपको भी पता है कि कितने सारे बैचेस हैं, कितने सारे हज़ारों बच्चे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1-to-1 इंट्रैक्शन पॉसिबल हो पाए। मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ, ये मेरा एक कोशिश रहता है। लेकिन 1-to-1 इंट्रैक्शन का टेलीग्राम एक अच्छा तरीका है, आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि मेरा इंस्टेंटली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। हाँ, और एक और बात, बार बार मुझसे कोई ये बात नहीं पूछेगा। हाँ, ज्योति का बर्थडे, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड वेरी नाइस स्टार्टिंग टू दिस न्यू जर्नी बच्चे। हाँ, CAPF वालों के लिए भी ये क्लासेस सफिशिएंट हैं, डोंट वरी। एक और बात मैं क्या बोल रही थी, तुमने मुझे भुलवा दिया। हाँ, एक और बात कि बार बार बच्चे मुझसे बीच में नहीं पूछेंगे मैम अभी लिख लें क्या, अभी नोट्स बना लें क्या, नहीं। जब मैं बोलूँगी एंड में कि अब ये माइंड मैप हम बनाने वाले हैं, सिर्फ यही आपको नोट करना है, आप तब नोट्स बनाएंगे। ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। बिकॉज जैसे ही आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो फॉर एग्जाम्पल, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपका शरीर हेल्दी रहता है, तब आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, और माइंड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माइंड कैसे हेल्दी रहेगा? जब आप एक्सरसाइज करोगे तब ऑक्सीजन आपके दिमाग तक जाएगा। कैसे? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का ब्लड का फ्लो आपके दिमाग तक बढ़ रहा है, ठीक है, तो ब्लड ऑक्सीजन लेकर दिमाग तक जाएगा, और अगर ऑक्सीजन जाएगा यानी कि पता चलेगा आगे जाके कि ऑक्सीजन क्या करवाता है, बेहतरीन चीज़ है। तो दिमाग को चलवाने के लिए आपको शरीर को भी हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शरीर को हेल्दी रखना भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में और कोई एक्सप्लेनेशन और कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा सामने वाला कि हमारी तो तबीयत खराब हो गई थी, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए। नहीं, तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।